स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर, राजनीति विज्ञान गुरु। तो चलिए करते हैं शुरू। आज की वीडियो में वाली है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की सेकंड बुक का लेसन नंबर 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और इसके अंदर जुड़े हुए जितने भी आपके न्यू टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसके अंदर दे रखा है कि 1971 के बाद की राजनीति क्या रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के दौरान। उसके बाद में भी गरीबी हटाओ का नारा जो है कुछ ज्यादा खास काम नहीं कर पाया था। और 25 जून 1975 के दिन क्या हुआ, 25 जून 1975 के दिन जो है उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जो कि आपातकाल 18 महीने तक लगा रहा। और ये आपातकाल अनुच्छेद 352 के प्रावधान के आंतरिक दिया गया है कि अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। यानी कि ये बोला गया था कि भारत के अंदर इंदिरा गांधी यानी कि जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि देश के अंदर अशांति हो चुकी है, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी है, जिसके कारण अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देश के अंदर क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, यानी कि आपातकाल लगा दिया। अब आपातकाल लगाने से क्या होता है, आपातकाल लगाने के बाद में क्या होता है कि जो सारी शक्तियां होती है ना वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है, आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है। और जो भी व्यक्ति के, मनुष्यों के, यानी कि जैसे मानव अधिकार की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो भी सारे छीन लिए जाते हैं। और उस समय सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, सिर्फ केंद्र के हाथ में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो हमारी मेन चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है नहीं कि आपातकाल के कारण क्या थे, प्रमुख कारण क्या थे, आपातकाल लगाया गया था, देयर कुड बी सम रीजंस। तो वो रीजंस कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आर्थिक कारक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई गरीबी हटाओ का जो नारा था वो कुछ खास काम नहीं कर पाया था और देश की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी। और उसी समय बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ चुका था। हुआ ये कि 1971 के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान टूटकर क्या बन गया, वो एक नया देश बांग्लादेश बन गया। अब जो बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश के दौरान क्या हुआ कि 80,000 से भी ज्यादा शरणार्थी हमारे भारत में आकर बस गए। अब ये जो इतने शरणार्थी हमारे भारत में आकर बसे, तो इनकी जो स्थिति, इनको देखभाल, इनके लिए खाना पीना, इनकी व्यवस्था करना हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ा और भारत के ऊपर एक और भारी बोझ हो चुका था। उस समय अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देने के लिए मना कर दिया। अमेरिका ने बोला, इल्ले, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम किसी भी तरीके से आपकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं है। तो अमेरिका ने उस समय मना कर दिया। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई। 1973 के अंदर क्या हुआ कि जो तेल की और जो चीजों की कीमतें थी ना, वो बहुत ज्यादा 13% तक क्या हो गई थी, बढ़ चुकी थी, वो महंगी हो चुकी थी। अब औद्योगिक विकास दर की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, औद्योगिक विकास की दर भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, डाउन चलती जा रही थी। ठीक है, जो ग्राफ था तो वो ग्राफ भी क्या हो रहा था, वो बिल्कुल नीचे जाता जा रहा था। ठीक है ना, डाउन जा रहा था बिल्कुल। अब आगे अगर हम बात करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, कि वहां पर क्या हुआ, इस वजह से कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई और सरकार ने वहां पर एक कदम उठाया कि भाई सरकार ने सोचा कि खर्चे कम करने के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को वेतन ही रोक दिया। अब जब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन था उसे ही रोक डाला, तो इस वजह से क्या हुआ, और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो वहां पर एक और अगर हम बात करें तो छात्र आंदोलन और हो रहे थे। अब छात्र आंदोलन क्यों कर रहे थे, तो देखते हैं जरा यहाँ पर छात्र आंदोलन क्यों कर रहे थे। देखो, छात्रों ने गुजरात के अंदर क्या हुआ, जो खाद्यान्न चीजें थी, खाद्य तेल थे और अन्य आवश्यक वस्तु थी, इनकी कीमतों में ना बढ़ोतरी हो गई और देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। तो इस चीज को देखते हुए जनवरी 1974 के अंदर गुजरात में क्या हुआ, छात्रों ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, अब ये छात्र आंदोलन, उसके बाद में क्या हुआ, सिर्फ ये बात यहां तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि 1974 के कुछ महीने बाद ही, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर ही आपके दोबारा एक और आंदोलन देखने को मिला, जो सेम एजिटिक जैसे गुजरात में आंदोलन किया गया था, वही आंदोलन जो है बिहार के अंदर हुआ। वहां पर भी बढ़ती हुई कीमतों को लेकर खाद्यान्न संकट और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में आंदोलन छेड़ दिया गया। अब बिहार में आंदोलन छेड़ने के बाद में क्या हुआ कि बिहार के अंदर जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा गया कि भाई जयप्रकाश नारायण को बोला गया कि वो देश की स्थिति को संभालने के लिए वहां पर आ जाए। परंतु जयप्रकाश नारायण ने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मैं सक्रिय राजनीति से बिल्कुल त्याग कर चुका हूं, मैं राजनीति में वापस नहीं आऊंगा। परंतु इनकी भरपूर कोशिश के बाद में जयप्रकाश नारायण ने इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया और इनको ये बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, पर इस बात पर मेरी दो शर्तें रहेगी। पहले मेरी दो बातें मानो, अगर वो दो बातें आप मानते हो तो मैं आपका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहली बात थी कि आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा, कि भैया आप आंदोलन तो कर लो, मास गैदर कर लो, आप क्या पूरी की पूरी जो है टुगेदरनेस आप दिखा दो, परंतु वहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और अहिंसा जो है यहाँ पर, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक रहेगा ये आंदोलन। ठीक है, उसके बाद चलो ये बात भी मान ली उन्होंने।
दूसरी बात उन्होंने बोला कि ये जो आंदोलन, क्योंकि बिहार में हुआ ना, उन्होंने कहा बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अगर इसमें सपोर्ट करता भी हूं तो ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित रहकर नहीं खत्म होगा, इस आंदोलन को जो है राष्ट्रव्यापी होना होगा। राष्ट्रव्यापी का मतलब क्या है कि जो हमारा भारत है, पूरे हमारे भारत के चारों तरफ ये आंदोलन जो है फैल जाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि सिर्फ बिहार बिहार तक ये आंदोलन ना चले, ये आंदोलन पूरे संपूर्ण देश के अंदर पहुंच जाए। ठीक है, अब यहां तक तो जयप्रकाश नारायण ने इतना बता दिया। अब देखो क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण ने वहां पर जो है एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात करी, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चीज को देखते हुए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि संपूर्ण क्रांति की बात किसने कही थी, तो जयप्रकाश नारायण ने कही थी। अब जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, भारतीय जनसंघ। अब भारतीय जनसंघ क्या है, भारतीय जनसंघ जिसको वर्तमान में हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था। अब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, हम पहले ही से जो फिफ्थ लेसन था उसमें पढ़ चुके थे कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दो कांग्रेस बन चुकी थी, एक तो सिंडिकेट वालों की और एक इंदिरा गांधी वाली की। तो ये जो कांग्रेस ओ थी वो कौन सी थी, जिसके अंतर्गत जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उस समय, मोरारजी देसाई। तो कांग्रेस ओ के अंदर सिंडिकेट की तरफ से मोरारजी देसाई थे, और भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी जैसी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने इसका समर्थन किया और देश के अंतर्गत संसद मार्च का नेतृत्व किया। अब संसद मार्च का नेतृत्व करने के बाद इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जब इन्होंने ये विरोध किया तो इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध बताया। उन्होंने क्या बोला कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना देश के अंदर, ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जितनी भी बंद हड़ताल और जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो क्यों हो रही है, वो व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी निभा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को हटाया जाए, देश से लेकर उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, मुझे हटाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से ये था। अब यहाँ पर बात आती है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राम मनोहर लोहिया जो थे, इनका जन्म जो है वो 23 मार्च 1910 में हुआ है और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में हुई थी। ये किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, समाजवाद, समाजवादी चिंतक और गांधीवादी विचारों को सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपका आ जाए राम मनोहर लोहिया और समाजवाद से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका ये न्यू टॉपिक है, तो याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपका अभी इस बार सीबीएसई ने अभी जोड़ा है, तो 2023 के आपके क्वेश्चन पेपर यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि राम मनोहर लोहिया और समाजवाद क्या है। तो राम मनोहर लोहिया ने पांच प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया है। असमानता यानी कि अनइक्वलिटी की बात की है, जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। सूची में उनके द्वारा दो क्रांतियों को भी जोड़ा गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पांच चीजें कौन कौन सी है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने 7 जो क्रांतियों के बारे में बोला है वो कौन कौन सी हैं। तो जयप्रकाश नारायण के अगर हम सॉरी राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो 7 क्रांतियों के बारे में उन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है। कैसे बताया है, सबसे पहले स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर अनइक्वालिटी है, किसके बीच में, गर्ल्स एंड बॉयज, यानी कि हम बात करें मेल एंड फीमेल के बीच में उन्होंने असमानता की बात की है। त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, यानी कि उन्होंने रंग को लेकर भेदभाव बताया है। जाति आधारित असमानता, यहाँ पर जातियों को लेकर भी भेदभाव बताया है। और कुछ देशों और दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, जब कोई ताकत वाला जो देश होता है, ताकतवर जो देश होता है, वो छोटे देशों पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। आर्थिक असमानता है, क्या है, आर्थिक असमानता है। और सबसे बड़ी बात कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ। यहाँ पर बताया गया है कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जो है नागरिक क्या करेगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर जो है मांग करेगा। तो इन्होंने एक बात ये भी बोली। उसके बाद उन्होंने बोला सत्याग्रह के पक्ष में है। वो कहते हैं कि भाई सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, है ना, ये गांधी जी का एक हथियार था सत्याग्रह। और इन्होंने बोला कि हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। उन्होंने बोला कि आप सत्याग्रह को अपनाइए, यानी कि सत्य के लिए आग्रह कीजिए, वो आज नहीं तो कल उसको मान लिया जाएगा। और हथियारों का त्याग करने की वो बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा के मार्ग पर ना चलो। उसके बाद में बताया गया यहाँ पर कि भाई ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो 7 क्रांतियां हैं या सप्त क्रांति जिसे बोला गया है लोहिया के लिए, ये समाजवाद का आदर्श थी। ठीक है, समाजवाद के लिए आदर्श ये सारी बातें। अब उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज आती है, जो आपका नया टॉपिक जुड़ा है, वो जुड़ा है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 25 सितंबर
16 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 को हो गई थी। अब इनका जो पेशा था वो दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर थे। तो ये ऐसे इनकी जो यहाँ पर पेशा बताया गया कि क्या करते थे। अब राजनीतिक दल कौन से हैं इनके, देखो जहां से राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनसंघ जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी के नाम से जानते हैं, वही बीजेपी भारतीय जनसंघ पार्टी है। ये उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब क्या है, आरएसएस। आपने सुना होगा ना, वो जो शाखा वाले जो लोग होते हैं आरएसएस वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये उससे भी जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय थे, उनका एकात्म मानववाद क्या कहलाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय और एकात्मक मानववाद के बारे में बताइए, तो आपको यहाँ पर बताना है सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये क्या बोलते हैं कि पूरा जो संपूर्ण देश है वो हिंदुत्व है। ठीक है, वो इस चीज की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य विकास का केंद्र होता है। विकास अगर होना चाहिए तो किसका होना चाहिए, मनुष्य का। मनुष्य का विकास करोगे, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं भाई आप डॉक्टर बनो, अगर वो बच्चा ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा बस, उसे अपना स्वार्थ है, पर वो जब डॉक्टर बन जाएगा तो सेवा तो नागरिकों की करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना विकास करेगा, साथ ही साथ वो देश का भी विकास करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के बीच में समन्वय, समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल। क्या होता है, तालमेल बैठाना। ठीक है, तालमेल। तो तालमेल स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए गरिमामय जीवन सुनिश्चित करता है और एकात्मक मानववाद का उद्देश्य है। गरिमामय जीवन का मतलब है एक ऐसा जीवन जो कि बहुत अच्छा जीवन हो। ठीक है, एक गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए ये मानववाद का उद्देश्य माना जाता है। अब एकात्म मानववाद के अनुसार बताया गया यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है ना, यूटिलाइज करना कि भाई उसका उपयोग कैसे करना है कि उन संसाधनों को हम पुनः प्राप्त किया जा सके। आप ऐसा नहीं कि भाई आप अंधाधुंध किसी चीज का इस्तेमाल करें और आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इनका बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका संसाधनों का इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके फैमिली में से अगर सारे के सारे मेंबर ऑफिस जाते हैं, सबके पास एक कार है, तो वो सभी एक ही कार के सबके पास में अलग अलग कार है, तो वो सारी कारों को रखते हुए एक ही कार में अगर सारे व्यक्ति जाकर ऑफिस चलते चले जाए तो शायद वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और ईंधन का भी आप जो है बचत कर पाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि उन संसाधनों को पुनः प्रयोग किया जा सके, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, ये भी मानवतावाद में आता है। उसके बाद में यहाँ पर उनके 3 सिद्धांत बताए गए हैं। अब वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, समग्रता, प्रधानता, धर्म की स्वायत्ता और समाज की स्वायत्ता। वो बोलते हैं कि समग्रता यानी कि बिल्कुल संपूर्ण रूप से समान। ठीक है, समानता, हर किसी को अपने अधिकार होने चाहिए। धर्म की स्वायत्ता की बात की है कि पूरे धर्म को जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। और तीसरी उन्होंने बोला समाज की स्वायत्ता, कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और आपका टॉपिक आता है नक्सलवादी आंदोलन क्या था। अब ये नक्सलवादी का मतलब क्या है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है। इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ने लगी। अब यानी कि क्या हुआ, जो संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है कि भाई जो राजनीति है, लोकतंत्र है, इससे कोई कुछ फायदा नहीं हो सकता है, तो ये लोग अपनी अलग से डिमांड करते हैं चीजों की। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया। इन्होंने क्या बोला कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, एकात्मक यानी कि किसी एक ने राज कर लिया, वो उसका बिल्कुल समापन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब चीजों से शासन नहीं चलता है। और उसके बाद में 1967 में क्या हुआ कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर, एक दार्जिलिंग जिला था, वहां पर नक्सलवादी इलाके के किसानों ने क्या करा, हिंसक विद्रोह कर लिया। वहां पर वो जो लड़ाई झगड़े करने लगे। अब जब उन्होंने जो लड़ाई झगड़े किए तो उसी के बाद में ये जो एक ये जो नक्सलवादियों ने जो आंदोलन किया था, इसी वजह से उसको नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली ये बता सकते हो कि 1967 में 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों के नेतृत्व द्वारा पश्चिम बंगाल में जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग जिले के अंदर नक्सलवादी इलाके के किसान जो थे, उन्होंने वहां पर हिंसक विद्रोह कर दिया और इसी हिंसक विद्रोह को किस नाम से जाना गया, नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना गया। अब उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर एक और, अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीपीआईएम का जो है नेतृत्व किसने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी आपकी, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे कि 1969 में चारू मजूमदार, कौन, चारू मजूमदार ने इसका नेतृत्व किया था। सीपीआई पार्टी का गठन किया है इन्होंने, और इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि गुरिल्ला युद्ध क्या है, तो गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप छुप के लड़ना। मतलब अभी जैसे कि 4-5 बंदे चले गए, उन्होंने लड़ाई कर ली, फिर उसके बाद मतलब वो लोग मतलब पहले से क्या करते हैं, वो छुप छुप के लड़ाइयां करते हैं, जिसको हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। अब नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामियों के
धनी भूस्वामियों से, यानी कि जितने भी जो लैंडलॉर्ड थे, जो कि रिच लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास में अच्छी प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने क्या करा, उनसे वो बलपूर्वक छीन ली। और उसके बाद में गरीब और भूमिहीन जो लोग थे, यानी कि जो पुअर पीपल थे, जितने भी गरीब किसान थे, पीसेंट थे, फार्मर थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, वो जो है जमीन जो है उनको बांट दी। ठीक है, उन भूमिहीन किसानों को वो दे दी। अब बताया गया उसके बाद में यहाँ पर कि वर्तमान में 9 राज्यों से 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जी नक्सलवादी हिंसा जारी है। ठीक है, अब इनकी मांगे क्या है, आखिरकार ये जो नक्सलवादी लोग हैं क्या चाहते हैं, इनके कोई पर्पस तो होगा ना, कोई एक मेन उद्देश्य होगा, इनका एम होगा, तो वो एम क्या है। इन्होंने बोला कि इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाएं। ये लोग चाहते हैं कि भाई हमको क्या दिया जाए, कि जो उपज होगा उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा मिले, पट्टे की सुनिश्चित अवधि, कि भाई पट्टे पे, जब आपने देखा होगा गांवों के अंदर होता है ना, कि खेत पट्टे पे उठा देते हैं, साल के बाद में पैसा मिलने लग जाता है। ठीक है, और उचित मजदूरी उनको मिलने लगे, उनकी ये मांग थी। जबरन मजदूरी यानी कि बंधुआ मजदूरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन और सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। अब ये संसाधन का दोहन और बाहरी लोग का मतलब क्या है, ये आपने एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, जैसे श्रीलंका था। श्रीलंका के अंदर तमिल और जो थे ना, तमिल हो गए, और जो आपके सिंह समुदाय जो था, है ना, तमिल और लिट्टे, सॉरी, है ना, लिट्टे समुदाय और तो सिंगली समुदाय जो था, तो सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय। अब इसमें क्या होता है, तमिल समुदाय के जो लोग थे वो भारत से आए थे, तो जो सिंगली समुदाय के लोगों की जो बात थी वो क्या थी, कि भाई ये जो भारत के जो लोग, भारत से जो लोग आए हुए ना तमिल वाले, इनको भगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये संसाधनों का दोहन कर रहे हैं ना। क्योंकि भाई अगर आप जो है रहने वाले हो यूपी के, और आप किसी और स्टेट में जाकर बस गए, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उस जगह पर आप एक बंदे की नौकरी लोगे, एक बंदे का हर चीज, भाई एक बंदे की आप ऑक्यूपाई कर रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये था, इनका कहना ये था कि भाई जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, वो जो है उनको आने ना दिया जाए और उन लोगों पे रोक लगाई जाए। ठीक है, उसके बाद में बात आती है किसकी, रेल हड़ताल की। अब रेल हड़ताल की बात करेंगे तो रेल हड़ताल में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। रेल हड़ताल की बात करें तो रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था। अब इन्होंने एक समिति बनाई थी, राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा और बोनस आदि से जुड़ी हुई मांगों को लेकर 1974 में रेल हड़ताल कर दी। इन्होंने कहा हमें बोनस चाहिए, पर उस समय देश की स्थिति तो बहुत बेकार थी, तो सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने बोला ये जो आपने मांग की है ना, बिल्कुल गलत है, इस मांग को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, और उनकी मांगे स्वीकार नहीं की गई। अब इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारी और आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। भाई उनके खिलाफ में मतलब गुस्सा आ गया, वो क्रोध करने लगे कि भाई सरकार ने हमारी डिमांड नहीं रखी, मतलब जब उन्होंने जो मांग रखी है तो वो मांग उनकी पूरी भी तो करनी चाहिए। तो जो सरकार जो देखो, अब यहाँ पर हम एक अधिकार की बात करें कि अधिकार क्या होगा, ठीक है, और मांग क्या होगी, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एक व्यक्ति समाज में किसी चीज की मांग करता है, क्या करता है, मांग, मतलब उसने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो दैट इज डिमांड। बट अगर समाज इसकी स्वीकृति देता है, सपोज इन्होंने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, पापा से इन्होंने बोला मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, परंतु इनके पापा ने क्या करा, मना कर दिया, और ये पड़ोसी में से किसी को ले आए कि चलो भैया घर चलो, या अंकल घर चलो, मेरे पापा मेरे को गाड़ी नहीं दिला रहे, तो क्या होगा, वो तो एक क्या है, खोखली मांग है, उसको समाज स्वीकृति नहीं दे रहा। परंतु अगर आपकी एज जो है 18+ है, ठीक है, और या फिर अगर हम बात करें कि आप जो है, हाँ 14+ हो गए, और आप ना, आपके घर वाले कह रहे हैं आपको पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, तो अब वहां पर आपने एजुकेशन के लिए डिमांड रखी और अपने पड़ोसी से या किसी पुलिस वाले को बोल दिया कि मेरे घर वाले नहीं पढ़ा रहे, तो अब आपका पड़ोसी भी सपोर्ट करेगा और पुलिस वाले भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो मांग थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया समाज के द्वारा। तो जब समाज किसी की मांग को स्वीकार करता है तो वो मांग क्या कहलाती है, वो अधिकार बन जाती है। और अगर सिर्फ उसको समाज स्वीकृति नहीं दे रहा तो वो सिर्फ एक मांग है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इन्होंने जो बातें अपनी रखी थी वो सिर्फ सरकार के लिए क्या थी, वो खोखली मांग थी, वो अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने इनको मना कर दिया। न्यायपालिका से संघर्ष की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यायपालिका से संघर्ष, तो सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काटछाट और नीति निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब जब वहां पे बोला गया कि भाई मौलिक अधिकारों में कटौती हो सकती है, तो सरकार ने बोला इल्ले, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार भाई व्यक्ति के हैं, तो उसमें क्यों कटौती कर दोगे आप, तो उसमें मना कर दिया कि नहीं होगी ऐसी कटौती। पर फिर भी एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, कौन सा, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। अब सरकार ने क्या करा, जेएम सैलेट और
JM सैलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, ये 3 बड़े बड़े वरिष्ठ जो वो थे मुख्य न्यायाधीश के लिए जो नियुक्ति इनकी कर रही थी, उनको अनदेखा कर दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली बोल दिया इन तीनों को कौन है तो, मतलब अपनी सरकार होने के बलबूते पर इंदिरा गांधी ने उन तीनों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और अनदेखा करने से क्या हुआ कि जब उन्होंने अनदेखा करा तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी ने AN रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब AN रे को मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, अब जब उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया तो क्या हुआ भाई, सबके मन में एक तो वो आएगा ना क्वेश्चन कि भाई इसको क्यों बनाया, ठीक है। उसके बाद में सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका नौकरशाही की बातें होने लगी कि लोकतंत्र नहीं चल रहा, नौकरशाही चल रही है, कोई भी अपनी हुकूमत चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सब चीजें होने लगा तो क्वेश्चन आपका अगर आएगा न्यायपालिका संकट, वैसे तो आपका नहीं पूछा जाता है, बट आपको समझ में आ गया होगा कि ये बातें यहाँ पर बोली गई थी। अब फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में एक डिसीजन लिया गया, यानी कि जो ये लेसन था आपका, इस लेसन में पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो क्या है, आपातकाल। तो अब आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के जो चुनाव हुए थे ना 1971 के, उस चुनाव के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो चुनाव हुए हैं 1971 के वो असंवैधानिक हैं। अब इनको जब उन्होंने मना कर दिया कि भाई इनकी स्वीकृति नहीं दी गई, तो 24 जून 1975 के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर स्थगन आदेश मतलब पोस्टपोन करते हुए इसको कहा कि भाई इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगी, पहले जांच पड़ताल होगी सब कुछ। और ये भी बोला गया कि 25 जून 1975 के दिन जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी, सत्य के लिए आग्रह करना। इन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोग मांग उठाएंगे और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे। इन्होंने क्या बोला, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही थी, ऐसा ये सोचते थे, ठीक है। वैसे तो सच में उस समय बहुत दिक्कत हो रही थी। अब जब ये सब चीजें होने लगी तो जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, सेना को, पुलिस को और सरकारी कर्मचारियों को हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप सरकार के जितने भी अनैतिक और असंवैधानिक जो वो जो आदेश हैं उनका पालन ना करें। मतलब इंदिरा गांधी बोल रही है कि आप ये बात मानो, ये बात मानो, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि आप उन आदेशों का पालन ना करें, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे अवैधानिक और अनैतिक हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये बोल दिया गया तो 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में अब इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि शायद अब मेरे खिलाफ बहुत कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी बोलने के आधार पर उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बोलकर देश के अंदर आपातकाल लगवा दिया गया। अब जब देश में इमरजेंसी की स्थिति आ जाएगी तो सिंपल सी बात है, सारी शक्ति किसके हाथ में आएगी, सारी शक्ति आएगी केंद्र के हाथ में। तो उस समय सारी पावर आ गई इंदिरा गांधी के हाथ में। और आपातकाल के फिर परिणाम क्या निकले, अब परिणाम देखिए कि भाई जब आपातकाल लग गया देश के अंदर तो उसके रिजल्ट भी तो आए होंगे, कुछ उसके कुछ कंक्लूजन निकल कर आया होगा। तो सबसे पहली चीज, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जो बेचारे बाहर खड़े के इंदिरा हाय हाय, इंदिरा हाय हाय के नारे लगा रहे थे ना, उनको उठाया और डाल दिया जेल के अंदर। प्रेस सेंसरशिप पे रोक लगा दी। अब प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या था कि सरकार ने आदेश दिया था कि जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज वाले हैं, ये कोई भी चीज अखबार में अगर छापेंगे तो सरकार से पूछकर छापेंगे। तो प्रेस सेंसरशिप पे रोक लगा दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, RSS, आपने सुना भी होगा अपने आस पड़ोस में जो वो लोग खड़े होते हैं ना, वो प्रार्थना सिखाते हैं, नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि दया हिंद भूमि नमस्ते नमस्ते, कुछ इस तरीके की प्रार्थनाएं सुबह सुबह पार्क में जाकर झंडा लगाकर जो गाते हैं ना, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे लोग जो होते हैं। और जमात इस्लामी जो कि मुस्लिमों का एक संगठन था, RSS हिंदुओं का और जमात इस्लामी मुस्लिमों का, इन दोनों संगठनों पर रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई कि अगर इन पे रोक नहीं लगाई गई तो देश के अंदर धर्म के आधार पर दंगे दोबारा हो सकते हैं। आगे धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई, क्योंकि भाई सारी की सारी शक्तियां अब केंद्र के हाथ में है, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निष्प्रभावी कर दिए गए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, हमारे पास स्वतंत्रता का, समानता का, जितने भी अधिकार है सब पे रोक लगा दी गई, इनके सारे अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। और सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। निवारक नजरबंदी का मतलब क्या होता है, शक की गुंजाइश पे गिरफ्तार कर लेना। कैसे, शक की गुंजाइश पे किसी को गिरफ्तार कर लेना। अब उसके बाद में इसके कारण ये भी हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस नाम का और स्टेटस मैन नाम के अखबार थे, इन्होंने अपने आप को छपने से ही रोक डाला। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, छपने से रोका जाता था और वह उनकी खाली जगह छोड़ देते थे। उन्होंने क्या बोला
कि भाई अगर आप हमारे को देखा होगा आपने बुक के अंदर सबसे पहला वाला जो पेज है उस पर आपातकाल लिखा हुआ पूरा ब्लैंक पेज है, तो इन्होंने भी क्या करा, उसका विरोध किया पूरा। ठीक है, अब सेमिनार और मैनिस्ट्री जैसी पत्रिकाओं ने अपने आप को छपना ही बंद करवा डाला, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ही प्रकाशन ही बंद कर दिया। और उस समय जो कन्नड़ लेखक शिवराम कारन और हिंदी लेखक जो फणीश्वरनाथ रेणु, जो आपकी किताब में भी है हिंदी के, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी भारत सरकार को। जो सरकार ने उनको जो बहुत बड़े बड़े उपहार दिए थे, वो दिए थे ना, पदवी दी थी, ठीक है, तो वो पदवी इन्होंने वापस कर दी कि हमें ऐसी सरकार से कोई सम्मान नहीं चाहिए जो सरकार जनता के खिलाफ काम करती हो। अब इसके बाद 42वें संशोधन के दौरान 1976 में अनेक परिवर्तन किए गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को हड़ताल अदालत में चुनौती न दे पाना और विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर देना आदि, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर संशोधन में आई थी। संशोधन का मतलब बदलाव, संशोधन का मतलब होता है किसी चीज का बदलाव करना। ठीक है, बदलाव। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपका टॉपिक आएगा भाई आपातकाल पर विवाद। अब आपातकाल जो था, अब हम बात करेंगे इसके अंदर इसके पक्ष और विपक्ष की। तो देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपके बोर्ड के 2023 के एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल के विवाद में पक्ष और विपक्ष के अंदर बताइए। अब पक्ष और विपक्ष क्या था, देखो पक्ष में क्या बोला गया, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में बोला गया जी बार बार धरना प्रदर्शन हो रहे थे, सामूहिक कार्रवाई हो रही थी, जनता आके जो है हाय हाय चिल्ला रही थी, जिसमें से क्या हुआ, लोकतंत्र बाधित हो रहा था, काम नहीं कर पा रहे थे हम लोग। दूसरी बात, विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया गया, कि जो संसदात्मक तरीके से, संसदीय तरीके से जो राजनीति का सपोर्ट लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया, गैर संसदीय राजनीति का सपोर्ट लिया इन्होंने। और सरकार के प्रगतिशील कार्य में अड़चन कर रहे थे, सरकार कोई भी अच्छा काम करने जाती थी तो बीच में अड़चन कर रहे थे। और भारत की एकता के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, कि ये लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर यूनिटी में इन्होंने क्या करा कि ये सरकार की, भारत सरकार की एकता के विरुद्ध क्या कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रहे थे। और इंदिरा गांधी और आपातकाल लागू करने के कदम पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने उस समय इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया। ये तो इसके पक्ष की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके विपक्ष में। अब भैया इंदिरा गांधी ने तो सुन लिया, इंदिरा गांधी ने बोल लिया, हमने सुन भी लिया, अब इसके विपक्ष की बात भी सुन लो कि विपक्ष के लोगों ने क्या बोला। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है, कि भाई आपकी सबसे पहली गलतफहमी है, आपको ये बता दिया जाए आपकी थोड़ी जानकारी के लिए कि लोकतंत्र का मतलब है जनता विरोध कर सकती है। दूसरी बात यह कि विरोध आंदोलन ज्यादातर समय पर अहिंसक रहे और शांतिपूर्ण रहे, कोई हंगामा नहीं हुआ। ये जो चीख चीख कर आप बोल रहे हो ना, हंगामा हुआ, जो रोक टोक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय, उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर क्यों नहीं की उन्होंने। होम मिनिस्ट्री कहां थी उस समय, जो गृह मंत्रालय था उसने तो कुछ नहीं बोला, उनका काम था ये बोलना। और संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया, इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए यूज किया ये सब, ये जो आपातकाल लगाया, ये सब किया ना सिर्फ अपने आप को रोकने के लिए, जब उसे पता था जनता उसका विरोध कर रही है इस वजह से। अब ये बात तो ठीक है, अब इसमें एक शाह जांच आयोग थी। अब जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें जो जेसी शाह थे उनकी अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बिठाया गया कि आपातकाल जरूरी था या नहीं था। तो आपातकाल जरूरी था या नहीं था, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आपातकाल जरूरी था। संविधान में बड़े सादे ढंग से कह दिया गया अंदरूनी गड़बड़ है और आपातकाल लगा दिया गया। क्या ये कारण काफी था आपातकाल लगाने के लिए? तो बिल्कुल गलत, ऐसा थोड़ी ना होता। देश है, पूरे देश में आप झटके से कुछ भी थोड़ी ना फैसला ले लोगे। सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र और उसके अनुकूल विपक्षी दल को चाहिए कि वह चुनी सरकार का अपनी नीतियों के शासन को चलाने दें, पर ऐसा नहीं है कि भाई विपक्षी पार्टी चलाने, मतलब जो गलत लगेगा उसके विरुद्ध तो वो आवाज उठाएंगे ना। अब उसके बाद ये भी बोला गया भाई सरकार का कहना था कि बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, सामूहिक कार्रवाई हो रही है और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और ऐसे में प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग होता है, ये उनके द्वारा से बोला गया। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी लिखी, अब विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन डाल रही है और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते पर सत्ता से बेदखल करना चाहती है, उन्होंने ऐसा बोला। अब आपातकाल के दौरान जो सीपीआई पार्टी थी इसने इंदिरा गांधी का सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में इसको भी समझ में आ गया कि कांग्रेस का साथ देकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भैया जनता का तो बहुत नुकसान हो रहा है ना। आपने तो आपातकाल लगा लिया, आपने तो बस जनता को देखा कि क्या क्या हुआ उनके साथ में। अब आपातकाल के दौरान क्या क्या हुए, देखो कौन कौन से कार्य किए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ, भूमि सुधार की बात की गई, भूमि पुनर्वितरण की बात की गई, जो खेतिहर मजदूरों थे उनके पारिश्रमिक पर उन पर विचार किया गया, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ये जनता की भलाई के लिए कार्य इसमें शामिल थे। अब विरोधियों को निवारक नजरबंदी कानून के तहत बंदी बनाया गया, ठीक है, निवारक नजरबंदी कानून के तहत। मौखिक आदेश में अखबारों के दफ्तर की बिजली काटना बिल्कुल गलत था,
बस उन्होंने बोला भाई बिजली काट दो और उन्होंने काट दी। अब दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां थी इनको हटाने के लिए जबरन नसबंदी जैसे कार्य किए गए, जो भी बिल्कुल गैर कानूनी थे, इसका भी कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपातकाल के सबक आते हैं। भाई आपातकाल तो लगा देश के अंदर, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया भैया, देश की स्थिति 18 महीने तक बिल्कुल डामाडोल हो गई थी। तो इस आपातकाल से क्या सबक मिला? पहला सबक, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकतों को निकल के सामने लेकर आए गए, कमजोरियां निकलकर सामने आई। अब जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। दूसरा, इस प्रकार भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे देश से लोकतंत्र को नहीं हटाया जा सकता। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी बनाए गए। और संविधान में एक बात स्पेशल तौर पर डाल दी गई कि आपातकाल आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, जब कोई लड़ाई झगड़े होंगे तभी इसको लगाया जाएगा, वैसे नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को पहले लिखित में देंगे। जब तक आप लिखित में कुछ नहीं दोगे, मौखिक आदेश पर कोई आपातकाल नहीं लगेगा। उसके बाद आपातकाल में शासक दल ने पुलिस और प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था और ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए भी इसमें बोला गया कि इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाए। अब आपातकाल के बाद क्या हुआ? चलो आपातकाल तो लग गया भैया, 18 महीने तक देश की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार भी हो गई, पर अब आपातकाल के बाद की राजनीति क्या थी? जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने क्या करा, एक मिलकर अपनी एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी के जो कांग्रेसी नेता बाबा जगजीवन राम जो थे, उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक अलग से पार्टी बना ली और बाद में वो भी जनता पार्टी में जुड़ गई। अब जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर चुनाव में जनमत संग्रह का रूप ले लिया। इन्होंने क्या करा, जनता पार्टी ने भाई सबके सामने एक इमरजेंसी का एक टॉपिक रख दिया कि आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, जनता को बहका दिया और जनता क्या हो गई, पूरा का पूरा सपोर्ट फिर इसको जनता पार्टी को दे दिया। अब जनता पार्टी को सपोर्ट देने से क्या हुआ कि 77 के जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें मिली थी, जनता पार्टी को 330 सीटें मिली। जब 330 सीटें मिलेगी तो सिंपल सी बात है भाई, आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिला। बिहार, पंजाब, गुजरात, इन जगहों पर तो कांग्रेस जीती ही नहीं, हर जगह पर सीटें नहीं मिली। और 77 के चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली, जहां पर आपातकाल का ज्यादा प्रभाव था। जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वे चौधरी चरण सिंह, वे जगजीवन राम, ये उप प्रधानमंत्री बने। अब क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री बन गए, फिर भैया चौधरी चरण सिंह को और जगजीवन राम को दो उप प्रधानमंत्री, यानी कि या जैसे जैसे होता है ना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ऐसी प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया गया। अब क्या हुआ, जनता पार्टी के पास में किसी भी दिशा नेतृत्व और साझे कार्यक्रम का अभाव था, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इतने सारे लोगों का दिमाग चलेगा तो सरकार थोड़ी ना चल सकती। और इसी कारण क्या हुआ, सरकार जल्दी गिर गई और 1980 के टाइम में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल कर विरोधियों को करारी शिकस्त दी और दोबारा से क्या हुआ, कांग्रेस प्रणाली दोबारा से निकलकर सामने आ गई। और इन लोगों ने क्या बनाया, इन्होंने बनाया ग्रैंड अलायंस, और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने एक जवाब दिया, द ग्रैंड फिनिश, और उसके बाद में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में बहाल हो गई। और उसके बाद जो शाह आयोग को मैंने आपको बताया था कि जनता पार्टी के कार्य क्या थे, आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी ने एक 1970 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे जेसी शाह की अध्यक्षता के अंदर एक जांच आयोग बिठाया। एक जांच आयोग के अंदर क्या बताया गया था कि भाई इसमें रिपोर्ट दी गई थी कि आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था, समाचार पत्रों के कार्यालय को बिजली की बंद करना और ये पूर्ण अनुचित था, मना कर दिया गया, गलत था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, ये भी गैर कानूनी थी। एक मीसा यानी कि एक कानून था, ये मीसा क्या था, एक कानून था, इसका दुरुपयोग किया गया था। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया था। अब इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे वो सरकारी पद पर नहीं थे, पर उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया, तो ये बिल्कुल गैर सरकारी माना गया, यानी कि गैर संवैधानिक माना गया। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर, तो नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय हुआ। लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद में आपका लेसन खत्म हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के लिए संघ का उदय हुआ अक्टूबर 1976 में। इन संगठनों ने न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों से भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा। उसके बाद जनता को पता चला कि उनके पास में कई अधिकार मौजूद हैं और 1980 में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रख दिया गया। और फाइनली उसके बाद गरीबी, सहभागिता, लोकतंत्रीकरण और निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठन यानी कि क्रॉस जो था, इसने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपका लेसन यहाँ पर खत्म हो जाता है, शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध, जिसके अंदर आपको इस लेसन की सारी जानकारी दे दी गई है और आपके जो इसमें न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की जानकारी लिए हमारे साथ बने रहिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।